नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूं। चंद्र बदन मृगलोचनी, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कही जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां सुनते ही आप समझ गए होंगे कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कही जाए, ये पंक्तियां सुनते ही आप पहचान गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूं। लेकिन नहीं पहचाने तो एक पंक्ति और बोलता हूं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सरस सुवृत, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मित, भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मित। तो आप पहचान गए होंगे कि किसके बारे में आज मैं केशव दास जी के बारे में बात करना चाहता हूँ। रीति काल के प्रथम कवि और अति महत्वपूर्ण कवि केशव दास जी के बारे में। तो यह एक छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें केशव दास जी के बारे में विस्तार से बताने की बजाय मैं आपको उनकी रचनाओं को ट्रिक से याद करने के लिए बताऊंगा। मैं आपको बता देता हूं कि रीतिकाल से बहुत अधिक प्रश्न आते हैं और रीतिकाल बहुत ही कठिन है। इसकी जो रचनाएं हैं वो सभी की एक जैसी रचनाएं हैं, तो हम याद तो उनको कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाकर बैठते हैं, जब हम पेपर देने बैठते हैं, तो हम देखते हैं कि वो रचनाएं एक जैसी होती थी। काव्य निर्णय, काव्य प्रकाश, काव्य छंद, काव्य निर्णय, इस तरह से एक एक जैसी बहुत सारी काव्य प्रकाश, एक जैसी कविताएं हैं बहुत सारी। सभी जो इनके काव्य संग्रह वो एक जैसे, उनके जो नाम हैं वो एक जैसे हैं। क्यों है एक जैसे? क्योंकि इनका जो विषय था वो काव्य शास्त्र था, तो उसमें इनके नाम एक ही तरह से, इन्होंने जो प्राचीन काव्य शास्त्र था, भारतीय प्राचीन काव्य शास्त्र था, उसी की इन लोगों ने कॉपी की थी रीतिकाल के सभी कवियों ने। तो उस वजह से इनके जो नाम है वो सभी के एक ही जैसे नाम आ जाते हैं, तो उसमें बड़ी समस्या रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि आगे विस्तार से प्रत्येक कवि के बारे में, रीतिकाल के बारे में विस्तार से आपको अध्ययन करवाएंगे और उसके साथ साथ प्रत्येक कवि की सभी रचनाएं ट्रिक के माध्यम से, फिर उनकी जो मिलती जुलती रचनाएं हैं जिनकी वजह से हमें परेशानी आती है, उनको अलग से निकाल के अलग से इस तरह से आपको याद करवाया जाएगा कि आपको किसी प्रकार के एग्जाम हॉल में समस्या नहीं रहेगी। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि 2013 की जो प्राध्यापक परीक्षा थी, स्कूल व्याख्याता की जो परीक्षा थी, उसके अंदर इसके 5 प्रश्न आए थे रीतिकाल से, और जो 2016 की भर्ती है उसके अंदर इसमें से 7 प्रश्न लिए गए थे। 7 प्रश्न बहुत अधिक प्रश्न होते हैं, बहुत बड़ा महत्व रखते हैं और ये बड़ी ही आसानी के साथ आपको याद करवा दिए जाएंगे। तो आज हम पढ़ रहे थे केशव दास जी के बारे में। केशव दास केशव दास 1556 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है, केशव दास। तो इनकी रचनाएं मैं ट्रिक के माध्यम से करवाना चाहूँगा। तो ट्रिक ये है कि केशव दास रसिक ने नखशिख कवि रामचंद्र और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। केशव दास रसिक ने नखशिख कवि रामचंद और रत्नवीर को, केशव दास रसिक ने नखशिख कवि रामचंद और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। केशव दास रसिक ने नखशिख कवि रामचंद और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। ये इनकी सभी रचनाएं जो ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। 1591 ईस्वी, 1600 ईस्वी, फिर 1601, फिर 1602, 1602, 1607, 1607 और 1610 और 1612 ईस्वी। अभी बता देता हूं कैसे है। केशव दास रसिक ने नखशिख कवि, किसको? नखशिख कवि। केशव दास रसिक ने नखशिख कवि, कौन है नखशिख कवि? रामचंद और रत्नवीर। कौन है नक्शी कवि? रामचंद और रत्नवीर को
विज्ञान गीता देकर किसके पास भेजा? जहांगीर के पास भेजा। यह है ट्रिक। केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। केशवदास रसिक ने, नक्शिक कवि कौन है? नक्शिक कवि रामचंद और रत्नवीर, इनको क्या देकर? विज्ञान गीता देकर किसके पास भेजा? जहांगीर के पास। तो सबसे पहले आता है केशवदास। केशवदास में सबसे पहले आता है रसिक। यह 1 नंबर रचना। 1591 रसिक से रसिक प्रिया, रसिक से रसिक प्रिय। उसके बाद आता है नक्शिक 1600 ईस्वी में। कौन सी रचना है? नक्शिक। उसके बाद कवि 1601 में कवि से कवि प्रिया, कवि से कवि प्रिया। उसके बाद आता है नक्शिक कवि रामचंद, राम से 1602 में राम चंद्रिका, राम चंद्रिका 1602 ईस्वी में रामचंद्रिका। राम के बाद आता है छंद 1602 में छंदमाल, 1602 ईस्वी में छंदमाल। उसके बाद आता है और रत्नवीर। रत्नवीर में रतन से रतन बावनी, रतन बावनी। और वीर से 1607 में वीर सिंह देव चरित। और उसके बाद आता है विज्ञान गीता। तो ये हो गया 1610 में विज्ञान गीता। फिर 1612 में जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। ये थी इनकी रचनाएं। क्या था? केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। ये सन सहित 1591 में ये क्रम से है इसी तरह से। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हो कि केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। तो आपको बता देता हूँ रसिक प्रिया, इसमें थे 16 प्रकाश। ये प्रकाश और प्रभाव ही थे जो भाग माने जाते हैं ना, उसी तरह से ये प्रकाश और प्रभाव ये भी भाग होते हैं। अब प्रभाव किस में थे? वो थे कवि प्रिया में। कवि प्रिया में कितने थे? 16 प्रभाव थे। ये भी पूछा जाता है। तो रसिक प्रिया में कितने थे? रसिक 6, ये अपने को ध्यान रखना है। 6 रसिक में 6 है तो प्रकाश, और कवि प्रिया में वह है तो प्रभाव। 16 प्रभाव और 16 प्रकाश। रामचंद्रिका में, जो रामचंद्रिका है उसमें 78 प्रकार के छंद थे, जिसे छंदों का अजायब घर कहा गया है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है। इसमें भी कुल कितने प्रकाश थे? 39 प्रकाश थे रामचंद्रिका में। छंदमाल, इसके अंदर 77 वर्णवृत्त व 26 मात्रा वृत्त है। 77 वर्णवृत्त और 26 मात्रा वृत्त है। रत्न बावनी के अंदर 52 छंद दिए गए हैं। विज्ञान गीता रहस्यप्रद है। जहांगीर जसचंद्रिका में जहांगीर के बारे में है। वीर सिंह देवचरित में वीर सिंह का चित्रण है। रसिक प्रिया है जो रसों से संबंधित है, और कवि प्रिया जो है वो छंद से संबंधित है। रसिक प्रिया
रस से संबंधित है, और जो कवि प्रिया अलंकार से संबंधित है, और रामचंद्रिका छंद से संबंधित है। रामचंद्रिका के बारे में कहा जाता है कि ये एक रात में लिखी गई थी। ये सही है गलत है ये तो नहीं जानते, लेकिन इसके बारे में कहा गया, ऐसे एक कथा है कि केशवदास जी एक बार तुलसीदास जी से मिलने गए थे, तो तुलसीदास जी किसी कारणवश इनसे मिल नहीं पाए थे, तो इन्होंने आकर रात रात में रामचंद्रिका की रचना कर दी थी, ऐसा कहा जाता है इसके अंदर, और इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अब केशवदास जी के बारे में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो आपको एक दिन पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अज्ञ को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है, उसी तरह से इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और उसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनमें भावना का अभाव था, या कवि हृदय इनको नहीं मिला था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास जी के बारे में लिखते हैं कि इनको कवि हृदय नहीं मिला था, इनको कवि हृदय नहीं मिला था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं केशवदास जी के बारे में, और वो ये भी लिखते हैं कि ये कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है, इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। उसके अलावा इनका जो आता है कि इन्होंने हास्य रस के, केशवदास ने हास्य रस के 4 भेद किए थे। कलहास, मंदहास, परिहास, अतिहास। कलहास, मंदहास, अतिहास और परिहास, ये 4 भेद इन्होंने किए थे। किसके? हास्य रस के इन्होंने 4 भेद किए थे। इसके अलावा इन्होंने रूपक के भी भेद किए थे। रूपक के 3 भेद किए थे, अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक। रूपक के भी इन्होंने 3 भेद किए थे। कौन कौन से किए थे? अद्भुत, विरुद्ध और रूपक रूपक। ये था केशवदास जी का संक्षिप्त परिचय, और मतलब मुख्य अपना जो आज का वीडियो है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि केशवदास जी की रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास किया गया। इसके अंदर सभी ट्रिक बताई गई किस प्रकार इसकी रचनाएं हैं। केशवदास रसिक ने नक्शी कवि रामचंद और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। 1591, 1600, 1601, फिर 1602, 1602, फिर 1607, 1607, फिर 1610 और फिर 1612 ईस्वी। ये इनकी रचनाओं का काल है। एक बार और बता देता हूँ कि रत्न बावनी जो है, रत्न बावनी इसकी रचना 1607 ईस्वी में है, लेकिन जो नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें इसका सन जो है वो 1607 दिया गया है, लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश के अनुसार इससे प्रथम रचना माना गया है। इसके हिंदी साहित्य रत्न सिंह, इंद्रजीत सिंह, जिनके आश्रय में केशवदास जी रहते थे। किनके? इंद्रजीत सिंह के। बारहटा निवास इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे, लेकिन उनके बड़े भाई रत्न सिंह थे, उसका जीवन चरित्र इसमें लिखा गया है। तो इसलिए हिंदी साहित्य कोश डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश के अनुसार यह प्रथम रचना मानी जाती है, और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह, या डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार इसका जो काल है वो 1607 ईस्वी है। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो रसिक प्रिया है, रस से संबंधित है, उसके अंदर 16 प्रकाश है। जो कवि प्रिया है वो अलंकार से संबंधित है, उसके अंदर 16 प्रभाव है, प्रकाश और प्रभाव। रामचंद्रिका में 78 छंद है, 39 प्रकाश है, और इसे छंदों का अजायब घर कहा गया है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है, और कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा है कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था। एक बार पुनः ऐसी ट्रिक्स और रीतिकाल या अन्य हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों के पास भेजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।